हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम फिर से आज का एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जो कि भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। नाम है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट बातें एक ही वीडियो लेक्चर में करवाने वाला हूँ। पूरे चैप्टर की समरी अपन डिस्कस करें, पूरे चैप्टर का समझ लो वन शॉट अपन लेके आ चुके हैं। अगर आप ये वन शॉट देखते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। क्लास 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अपना वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई पूछे क्या है वैद्युत रसायन, तो अपन बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को वापस कन्वर्ट करें अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या है देखो, सुनते जाना। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं केमिकल एनर्जी, तथा विद्युत ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, के आपसी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प लेंगे, चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, और डिस्चार्जिंग के थ्रू केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सिंपल सी बात है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अपन रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। इसमें टॉपिक नंबर 1 जो अपन पढ़ने वाला है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ईसी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपनी एक डिवाइस है जो क्या करता है, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा, आप लोगों ने क्लास 11 में रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और जिन्होंने मिड से पढ़ा है तो उनको मैं बता देता हूं। अपन ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया में साथ साथ देखने को मिलती है, उसे अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण के लिए 4 बातें याद रखना: ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों का निकलना। अपचयन में भी 4 बातें याद रखना: हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीकरण अंक में कमी और इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। तो ये मेजर डिफरेंस है ऑक्सीकरण और अपचयन में, जो कि अपने काम आएंगे। एक और बात बता देता हूँ, जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको रेडॉक्स के साथ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों का काफी ज्यादा कनेक्शन है। तो रेडॉक्स देखो सुनना, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक को विद्युत में बदला जाता है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, विद्युत को रासायनिक में बदला जाता है। कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन इसकी स्टडी करते हैं, और ये काम कौन करता है, एक डिवाइस करती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। नंबर 1 इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। बुक्स में, कई बुक्स में गैल्वेनिक सेल लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक का अनदर नेम वोल्टेक, गैल्वेनिक का अनदर नेम बेटा वोल्टेक सेल। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। अब इसके अंदर क्या होता था, देखो गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में अपन रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करते विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन आता है, एज इट इज आ जाता है कि बताओ वो कौन सा सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टेक सेल। अब यहाँ पे जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है स्वतः होती है, स्वतः परिवर्तित। इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अभिक्रिया अपने आप होती है। अपन यहाँ पे एनोड और कैथोड तैयार कर दिया, अब रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप हो रही है। अपने को यहाँ पे कुछ बाहर से कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, अपने को कुछ बाहर से एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जो अपने आप होती है उसको अपन बोल देते हैं स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करो तो इसका फेमस एग्जाम्पल है अपना डेनियल सेल, जो कि अपन आगे पढ़ने भी वाले हैं। आगे देखो दूसरा सेल है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या होगा, देखो याद रखने का तरीका बताता हूँ। वैद्युत अपघटनी में आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, वैद्युत। तो इसमें वैद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। ऊपर वाले में रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में। ये कैसा है, ये स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स होती है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो क्या लिखा है, अस्वतः परिवर्तित अभिक्रिया, मतलब कि यहाँ पे अभिक्रिया अपने को करवानी पड़ेगी। अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अस्वतः होगी, अपने को करवानी पड़ेगी। एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ, सुनना मेरे बच्चों ध्यान से। एक और बात अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो दिमाग में रखनी है कि जो स्वतः परिवर्तित होती है ना, उसका डेल्टा जी कैसा होता है बेटा, जो स्वतः होती है उसका डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन नेगेटिव होता है, और जो अस्वतः होती है उसका डेल्टा जी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। अस्वतः अभिक्रिया वालों का डेल्टा जी पॉजिटिव, स्वतः वालों का डेल्टा जी नेगेटिव। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। चलते हैं अपन आगे। याद रखें गैल्वेनिक सेल में अभिक्रिया अपने आप, मतलब कैसी बेटा, स्पॉन्टेनियसली होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में
वैद्युत अपघटनी सेल में हमें बाहर से धारा करंट प्रवाहित करनी रहती है। तो कुल मिला के सिंपल सी बात, गैल्वेनिक अथवा वोल्टेक सेल में अभिक्रिया अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में हमें लगातार विद्युत धारा बाहर से प्रवाहित करनी पड़ती है, तब जाके अभिक्रिया होती है। तो ये अस्वतः हो गया। देखो वैद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, इधर स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और ऊपर वाले में रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं पर अपने गैल्वेनिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल जिसका अनादर नेम वोल्टेक सेल। वापस से देखो गैल्वेनिक सेल जैसे डेनियल सेल, तो आप लोगों ने अगर कहीं ना कहीं डेनियल सेल का नाम सुना है तो वो क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। डेनियल सेल एक प्रकार का उदाहरण है अपना किसका, गैल्वेनिक अथवा वोल्टेक सेल का। तो डेनियल सेल अपना एग्जाम्पल है गैल्वेनिक अथवा वोल्टेक सेल का, जहां पे स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, डेल्टा जी नेगेटिव देखने को मिलता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये सारी बातें दिमाग में आपके फिट होनी चाहिए, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल जैसे डेनियल सेल में स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, पता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। आगे रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं बेटा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और विद्युत अपघटनी में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डेनियल सेल इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है, मतलब सबसे फेमस एग्जाम्पल है, समझ लो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेनियल सेल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट टॉपिक है डेनियल सेल। डेनियल सेल का डायग्राम, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया, डेनियल सेल का अगर आपको ई सेल पता करना है वो सब अपन पता करने वाले हैं यहाँ पे। एक और बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सबसे देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। डेनियल सेल इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड तथा कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, जिंक और कॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं डेनियल सेल की संरचना के बारे में। सुनना बेटा, डेनियल सेल की संरचना, आप कहो तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी देखना। डेनियल सेल की डायग्राम की बात करते हैं तो देखो बेटा, एक इसमें होता है एनोड, एक होता है इसमें कैथोड, है ना। जल्दी जल्दी देखो, अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आगे जाके आपको बताऊंगा। ये दो कंटेनर ले लिए मैंने, इधर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इधर CuSO4 का सॉल्यूशन है। बाहर अपन ने क्या कर दिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। बाहर अपन ने क्या कर दिया बेटा, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। और इधर क्या लगा दिया अपन ने, सॉल्ट ब्रिज, जिसको अपन बोलते हैं लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, इसको अपन बोलते हैं बेटा सॉल्ट ब्रिज, है ना, लवण सेतु। ये अपना जिंक की रॉड, ये अपने कॉपर की रॉड, ये अपना एनोड, ये अपना एनोड और ये अपना कैथोड, ठीक है। ये ZnSO4 का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें क्या भरे रहते हैं, इसमें भरे रहते हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य, लाइक KCl, KNO3, NH4NO3, ऐसे अक्रिय विद्युत अपघट्य होते हैं। और ये जो अपना एनोड होता है यहाँ पे कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव। तो ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। डेनियल सेल की संरचना, एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, याद रखना। देखो एक छोटी सी टेक्निक बता देता हूँ, LONE, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये दिमाग में रखना है। सारी बातें किसके लिए, एनोड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में होगा पहली चीज, तो कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। कौन सी प्रक्रिया होगी वहाँ पे, ऑक्सीडेशन की। कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये बात दिमाग में रख लेना। देखो डेनियल सेल की संरचना, एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इसमें होता क्या है, जिंक छड़ ZnSO4 के विलयन में, देखो जिंक छड़ ZnSO4 के, ये जिंक छड़ अपन ने लटका रखी है किसमें, ZnSO4 के विलयन में। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। दिमाग में बात रखना, एनोड पे जब भी होगा ऑक्सीकरण होगा, एनोड पे जब भी होगा ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पे जब भी होगा रिडक्शन होगा। एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। पर यहाँ पे डेनियल सेल में, जो कि गैल्वेनिक अथवा वोल्टेक सेल का एग्जांपल है, इसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। बात दिमाग में रखनी है अपने को आखिरी तक। आगे कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा, धनात्मक इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दिख भी रहा है। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। किसका होता है, कॉपर की छड़ का होता है। कॉपर की छड़ मैंने बना दी। CuSO4, कॉपर की छड़ किस में रहती है, CuSO4 विलयन में रहती है। यहाँ किसका काम होता है बेटा, अपचयन का, रिडक्शन का काम होता है। अब बात करते हैं एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवानी है, तो देखो एनोड पे क्या होगा बेटा, सुनना ध्यान से। एनोड पे जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल फेंकेगा। और वही कैथोड पे, सुनना बेटा ध्यान से, कैथोड पे कॉपर +2 उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके किस में अपचयित हो जाता है, कॉपर में अपचयित हो जाता है। कोई बोले नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन तो क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इधर कौन है, रिएक्टेंट साइड जिंक है, कॉपर +2 है। प्रोडक्ट साइड कौन है,
जिंक +2 है एंड कॉपर है। तो ये अपने पूरी अभिक्रिया हो गई है जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ आखिरी तक नज़र आ रहा है क्या बेटा? कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको मेरी आवाज़ सही से समझ आ रही है, सुनाई दे रहा है कि आपको सब अच्छे से। तो ये बातें आप लोगों को बेटा दिमाग में रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है? ये बातें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं अपन। इसको पूरे को आप इसको है ना नोट कर सकते हो अगर आपको कुछ नोट करना हो। वैसे ही सारी बातें और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी अपन वन शॉट डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो ये अपने रिएक्शन हो गई। देखो एनोड पे जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? जिंक +2 एक्वस में अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये एनोड तक की अभिक्रिया हो गई। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे कॉपर +2। देखो एनोड जितने रेडॉक्स अभिक्रिया में अपने को इलेक्ट्रॉन नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि एनोड ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने इलेक्ट्रॉन कैथोड ने क्या करा? कैथोड पे ले लिए गए। जितने इलेक्ट्रॉन इस जिंक ने निकाले उतने इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने ले लिए, इसलिए अपने को ओवरऑल सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आते। तो जिंक या जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कैथोड पे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें अपचयित हो जाता है? कॉपर में। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 जिंक +2 प्लस कॉपर। ठीक है बेटा, देखो वापस से सुन लो, रिएक्शन बता देता हूँ आप लोगों को अगर पहले नहीं देखी हो तो। देखो जिंक +2 में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, कॉपर +2 उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके किसमें अपचयित हो जाता है बेटा? कॉपर में। अब आपको समझ में आ रहा होगा जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। इधर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। +2 से 0 में जाना क्या कहलाता है बेटा? अपचय। और 0 से +2 में जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो क्या करेंगे? जिंक कॉपर +2 अभिकारक साइड और जिंक +2 और कॉपर उत्पाद साइड। तो ये अपने अभिक्रिया हो गई। ये पूरी मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। आगे दोनों अर्ध सेल हाफ सेल, दोनों अर्ध सेल मतलब हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ देते हैं बेटा? उसको अपन सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। जैसे KCl KNO3 अगार अगार जेल से भरी यू आकार की नली है ना, तो ये जेल से भरी यू आकार की नली होती है अपना लवण सेतु। तो दोनों अर्ध सेल को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जिसको अपन एंजाइम बोलते हैं लवण सेतु, जिसमें क्या भरा रहता है? KCl KNO3 अगार अगार जेल से भरी यू नली। आगे सॉल्ट ब्रिज के कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट ब्रिज अपने लवण सेतु की क्या क्या कार्य हैं? तो दोनों अर्ध सेल के मध्य विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। दोनों अर्ध सेल के मध्य विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। अगर ये ना होता तो अपना सर्किट कभी कंप्लीट ही ना होता। तो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आयनों के प्रवाह द्वारा, आयनों के प्रवाह द्वारा। तो एक बात बता देता हूँ आपको, लवण सेतु में जो अपने पास अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आयनों के प्रवाह द्वारा विलयनों की विद्युत उदासीनता इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने में सहायक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जिंक टूट के जिंक +2 में जाता है, जिंक टूट के किस में जाता है? जिंक +2 में। इसलिए समय के साथ एनोड छड़ का मास कम होता जाता है। ऐसे कॉपर +2 कॉपर में जाकर डिपॉजिट होता है, इसीलिए कैथोड छड़ का मास समय के कैथोड छड़ का मास मतलब द्रव्यमान समय के साथ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखो एनोड में तो जिंक +2 की सांद्रता बढ़ रही है पॉजिटिव आयन की, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन भेज देता है। और उधर कॉपर +2 के अंदर धनात्मक आवेशों की कमी हो रही है तो उधर धनात्मक आवेश भेज देता है। तो कुल मिलाकर ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ये। आगे द्रव द्रव संधि विभव को न्यूनतम करता है। एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, इसको अपन बोलते हैं LLJP है ना, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो द्रव द्रव संधि विभव को न्यूनतम रखने का कार्य है, क्योंकि द्रव द्रव संधि विभव अगर ज्यादा हो गया तो अपने रिएक्शन वगैरह में आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है? कम करता है सॉल्ट ब्रिज। आगे सेल को दर्शाने की मानक IUPAC विधि, IUPAC जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो अपने को बताती है कि सेल को कैसे प्रदर्शित करना है। एनोड को कहाँ लिख देते हैं बेटा? बाईं ओर। एनोड को कहाँ लिख देते हैं बेटा? बाईं ओर। ठीक है, कैथोड को कहाँ लिख देते हैं? दाईं ओर। ये अपनी दाई साइड, ये अपनी बाई साइड। तो जब भी आप कॉपी में बनाओगे सेल डायग्राम या सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो देखो ये 2 लाइनें किसको बताती है? देखो सुनो ध्यान से, दोहरी रेखा सॉल्ट ब्रिज को दर्शाती है। दोनों लाइनें किसको दर्शाती है? सॉल्ट ब्रिज को। और ये जो एक लाइन है किसको दर्शाती है? प्रावस्था सीमा को। जिंक सॉलिड था और एक तरफ क्या था? जिंक +2 एक्वस। तो जिंक सॉलिड जिंक +2 एक्वस कैसे लिखा जाता है? धातु फिर उस धातु का आयन, फिर धातु आयन, फिर धातु। देखो कैसे लिखते हैं, इधर लिखेंगे एनोड को, है ना, एनोड को बाईं ओर, तो ये अपनी बाई साइड है, एनोड को बाईं ओर, और कैथोड को दाईं ओर, ये अपनी दाई साइड है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऐसी खड़ी लाइन, एक लाइन क्या बताएगी? फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री का मतलब
सॉलिड और एक्वस को अलग अलग करने के लिए अपन एक लाइन खींच दी, इधर भी एक्वस और सॉलिड को अलग अलग करने के लिए अपन एक लाइन खींच दी, और ये दो लाइन ही किसको बताती है, दोहरी लाइन सॉल्ट ब्रिज को दर्शाती है। तो ये पूरा अपना है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करना होता है अपने को। सेल को दर्शाने के लिए IUPAC ने जो अपने को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दिया उसी को अपने को फॉलो करना होता है। अब इसको देख के मेरे को समझ आना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे ये फेज बाउंड्री है, ठीक है ना, ये क्या है, एक लाइन है फेज बाउंड्री, दो लाइन है अपना सॉल्ट ब्रिज, और ये क्या है अपना एनोड, और ये क्या है कॉपर अपना कैथोड। एनोड पे क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है बेटा रिडक्शन। एक और बात, पहले लिखते हैं धातु फिर लिखते हैं धातु आयन, इधर लिखते हैं धातु आयन फिर लिखते हैं धातु, ये बात भी दिमाग में रखनी है। आगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रत्येक इलेक्ट्रोड की अपनी अपचयन या ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति होती है, सबको पता है प्रत्येक इलेक्ट्रोड की अपनी अपचयन या ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, धातुओं को अगर कभी आपको मेरी बात याद आती हो पहले कभी जो मैंने बोली थी, धातुओं का सपना क्या होता है बेटा, कॉमेंट करके पहले जल्दी से बताओ। धातु का सपना होता है, कॉमेंट में लिखना, धातु का सपना होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आना, कॉमेंट में लिखना है सबको। धातु का क्या सपना होता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना। पर अगर मान लो तो सिंपल बात है, धातु को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, इसका मतलब उसको अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन के निकलने को अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सोडियम को अपने ऊपर सोडियम प्लस लाना था, ठीक है। अब जब सोडियम अपने ऊपर सोडियम प्लस लाएगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा मतलब अपना क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। मतलब धातुओं को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना पसंद है, धातुओं को अपना ऑक्सीकरण करवाना पसंद है, ठीक है, बात समझ आ रही। धातु को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पसंद है, तो सारे काम किसको पसंद है, धातु को। ऐसे अधातु की बात करते हैं, अधातु जो होती है उनको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला मतलब कौन सी प्रक्रिया होगी, अपचयन। अधातु को अपना अपचयन करवाना पसंद है, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, अर्थात अधातु को अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना पसंद है। तो ये वाली कुछ टेंडेंसी होती है प्रत्येक तत्व की, प्रत्येक इलेक्ट्रोड की। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड की अपनी अपचयन या ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति होती है, इसे ही अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। प्रत्येक तत्व की अपने या प्रत्येक इलेक्ट्रोड की अपने अपचयन अथवा ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति होती है, इसे ही अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किंतु एकल इलेक्ट्रोड का विभव निरपेक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, किंतु एकल इलेक्ट्रोड का विभव निरपेक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। कुल मिला के अपन एक इलेक्ट्रोड को कैसे मेजर करेंगे, अपन ने क्या करा, अपने को किसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको मापने के लिए किसी को रेफरेंस लेना पड़ेगा, किसी को संदर्भ के रूप में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इसे किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसको कि अपन बोल देते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, के सापेक्ष मापा जाता है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसको अपन ने रेफरेंस लिया था, जिसका SRP तथा SOP IUPAC कहती है अपने को, बेटा सुन ला, IUPAC अपने को ऐसा बोलती है, हाइड्रोजन का SRP अथवा SOP। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर SRP SOP क्या होता है, SRP होता है बता स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। SOP होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो हाइड्रोजन का SRP तथा SOP IUPAC ने कहा है कि अपने को 0 मान लेना है, तो अपन 0 मानते हैं। IUPAC जो बोलेगी वो अपन करेंगे, क्योंकि IUPAC जो पैमाने निर्धारित करती है, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन अपने को देती है, जो बातें अपने को बताती है, वो अपन को मानना पड़ेगा। क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग अपन केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि उसी ने केमिस्ट्री को ईजी करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए, तो वो अपने को माननी पड़ेगी। तो IUPAC कहती है हाइड्रोजन का SRP तथा SOP अपने को 0 मान लेना है। तो हाइड्रोजन का SRP और SOP कितना होता है, कोई आपको पूछ ले आज के बाद, हाइड्रोजन का SRP और SOP कितना होता है बेटा, 0 होता है। एक और बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, SRP ध्यान से सुनना गुड्डू गुड़िया सारे, SRP और जो SOP होता है, SRP और SOP एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। SRP बराबर माइनस SOP, या अपन ऐसे बोल सकते हैं SOP बराबर माइनस SRP। जैसे आपको मान लो किसी का SRP दे दिया -2, तो SOP कितना हो गया, +2। अब हाइड्रोजन का SRP 0 है तो SOP भी कितना होगा, 0 होगा, सिंपल। तो ये वाली बात अपने को दिमाग में रखनी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको अपन बोलते हैं SHE को संदर्भ इलेक्ट्रोड माना गया है, जिसका मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को मैं बोलता हूँ SRP, ठीक है। परिपाटी कन्वेंशन से अपन ने कितना मान लिया, 0.00 निर्धारित, 0.00 वोल्ट निर्धारित किया गया है। तो हाइड्रोजन का SRP और SOP कितना होता है बेटा, 0. SHE में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन। अब देखो स्टैंडर्ड में चीजें फिक्स रहती है, टेम्परेचर कितना बेटा, 298 केल्विन। और H+ की सांद्रता कितनी, 1 मोलर, कैपिटल M का मतलब मोलर होता है, 1 मोलर H+। विलियन में कितने दाब पे, 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके रखा जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके रखा जाता है।
ये बात दिमाग में रखनी है। तो देखो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कोई मेरे को बता सकता है? ऑक्सीकरण या अपचयन? कमेंट करके मेरे को बताओ जल्दी से, ये कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या अपचयन? तो देखो हाइड्रोजन की खोपड़ी पे कितना चार्ज है बेटा, +1, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, इधर हाइड्रोजन में कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। +1 से 0 में जाने को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण में कमी, सर आपने हमको बातें बताई थी, क्या बताई थी कि सर अपचयन के बारे में 4 बातें दिमाग में रखनी है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीकरण में कमी, ऑक्सीकरण में कमी और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये सब क्या कहलाता है? तो मैंने कहा हाँ बेटा इसको तो अपन अपचयन कहते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर, तो हमको पता है बात। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आगे देखना फिर 2H+2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2H+2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस में चला गया और यहाँ पे E0 मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन या ऑक्सीकरण? तो बेटा यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो अपन बोलेंगे E0 को अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक अपचयन विभव कितना होता है? 0.00 वोल्ट होता है। आगे देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर अपने को क्या करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, मतलब अगर अपने को E0 निकालना है तो अपने को किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? SH की। किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? SHE की, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन को सापेक्ष ले लिया, हाइड्रोजन की सहायता से अपन ने अलग अलग धातुओं का, अलग अलग अधातुओं का, अलग अलग तत्वों का, या ऐसे बोल दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों का अपन ने इलेक्ट्रोड विभव निकाला। तो अपन ने हाइड्रोजन का रेफरेंस माना, इसलिए अपन उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन उसको बोल देते हैं। तो SH के सापेक्ष मापा जाता है जब अज्ञात इलेक्ट्रोड को, देखो सुनना, जैसे मेरे को जिंक का निकालना था तो मैंने जिंक अपना अज्ञात हो गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था, तो जिंक को SH के साथ जोड़ के, जिंक को पहले मैंने किसके साथ जोड़ा? हाइड्रोजन के साथ जोड़ के क्या बनाया? पहले सेल बनाया, और उस सेल का मैंने EMF मापकर विभव ज्ञात किया। उस सेल का मैंने EMF मापकर क्या ज्ञात कर लिया बेटा? विभव ज्ञात कर लिया। आगे देखो मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव मतलब कि SRP। E0 जितना अधिक धनात्मक होगा, आपको पता है जब अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, सुनना ध्यान से, जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो SRP का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। SRP का मान बढ़ता है। तो E0 जितना अधिक धनात्मक होगा वह स्पीशीज उतनी ही आसानी से अपचयित होगी, वो स्पीशीज उतनी ही आसानी से क्या होगी बेटा? अपचयित होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे गुड्डू गुड़िया, अगर मैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाऊं तो अपना SRP का मान बढ़ता है, SRP का मान बढ़ता है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर अर्थात लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर मेरे अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ सबसे नीचे वाला जो कि मेरा फ्लोरीन है उसका अपचयन सबसे अच्छा होगा? हाँ सर कह सकते हैं, उसका अपचयन सबसे अच्छा होगा। उसका अगर अपचयन सबसे अच्छा होगा तो वो दूसरे का ऑक्सीकरण सबसे अच्छा करेगा, और जो काम दूसरों के साथ करता है पर उसको उसी से पहचानते हैं कि जो दूसरों का उतना अच्छा ऑक्सीकरण करेगा तो सबसे बढ़िया क्या होगा बेटा? ऑक्सीकारक होगा। तो कोई बोले फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक क्यों होता है, तो अपन कहेंगे क्योंकि फ्लोरीन का SRP का मान धनात्मक होता है और वो अधिकतम होता है। SRP अधिकतम होता है तो फ्लोरीन अपना अपचयन बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है सर। मैंने कहा अच्छा, अगर फ्लोरीन अपना अपचयन बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है तो दूसरों का ऑक्सीकरण उतना ही बढ़िया तरीके से करेगा, और अगर वो दूसरों का ऑक्सीकरण उतना ही बढ़िया तरीके से करेगा तो सर फ्लोरीन एक बहुत ही अच्छा क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। तो ये बात दिमाग में रखनी है। मानक अपचयन विभव मतलब SRP, E0 जितना अधिक धनात्मक होगा वह स्पीशीज उतनी ही आसानी से अपचयित होगी। अपचयित होने का मतलब समझ रहे हो? उसको उतना ही अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने में मजा आएगा। मतलब नीचे जाने पे अधातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। और ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम से फ्लोरीन, देखो 2-3-4 बातें बोलता हूँ, लिख भी सकते हो आप इसको कॉपी में लिखना चाहो तो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है जबकि धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो मानक अपचयन विभव E0 जितना अधिक धनात्मक होगा वह इस पर उतनी ही आसानी से अपचयित होगी, ठीक है। और अर्थात वो कैसी होगी? प्रबल ऑक्सीकारक, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बातें रटने की नहीं होती है बेटा, समझने की होती है। इसको अगर आप अपनी खोपड़ी में घुसा लोगे तो ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वापिस एक्सप्लेन करता हूँ। मानक अपचयन विभव मतलब SRP, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो SRP बढ़ता है। लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो SRP बढ़ता है। लिथियम से अगर मैं आऊँ तो हाइड्रोजन पे आते आते SRP 0 हो जाता है, और हाइड्रोजन से जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं फ्लोरीन की तरफ तो SRP का मान बढ़ता है, और SRP बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर तो अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी मतलब वो अपना अपचयन बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब वो बहुत ही अच्छे क्या होंगे बेटा? ऑक्सीकारक होंगे। तो प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। आगे E0 जितना अधिक ऋणात्मक होगा, सुनना ध्यान से, E0
जितना अधिक ऋणात्मक होगा, यहाँ पे अपन बातें किसकी कर रहे हैं, मानक अपचयन की ही बात कर रहे हैं, मानक अपचयन विभव। तो ई नॉट जितना अधिक ऋणात्मक होगा, और सबसे अधिक ऋणात्मक किसका होता है बता सकते हो मेरे को, लिथियम का। किसका होता है बेटा, लिथियम का। तो ई नॉट जितना अधिक ऋणात्मक होगा जो कि लिथियम का होता है, वह स्पीशीज उतनी ही आसानी से क्या होगी, ऑक्सीकृत होगी। अब ये नहीं भी बताते तो मेरे को पता था। कैसे पता था, मैं मेरे 9th क्लास में बच्चे को बता देता हूँ कि बेटा धातुओं को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है, और वो कहता है अच्छा सर ठीक है ध्यान रखूंगा, आपने बोला है मैं फॉलो करूंगा। मैंने कहा ठीक है वेरी गुड। तो धातु को अपने ऊपर क्या रखना पसंद है बेटा, पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है। इसका मतलब उनको अपना क्या करवाना पसंद है, ऑक्सीकरण करवाना पसंद है। अपना ऑक्सीकरण करवाना पसंद है तो दूसरों का क्या करना पसंद है, दूसरों का अपचयन करना पसंद है। और दूसरों का अगर बहुत बड़ी अपचयन करना पसंद है तो मेरा लिथियम प्रबलतम अपचायक होगा, मेरा लिथियम प्रबलतम अपचायक होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ई नॉट जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह स्पीशीज उतनी ही आसानी से ऑक्सीकृत होगी। ई नॉट जितना अधिक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, ई नॉट जितना अधिक ऋणात्मक होगा, और सबसे अधिक ऋणात्मक किसका होता है, लिथियम का। तो ई नॉट जो होता है लिथियम का सबसे अधिक ऋणात्मक होता है, तो वो स्पीशीज उतनी आसानी से ऑक्सीकृत होगी, अर्थात वो क्या कहलाती है, प्रबल अपचायक, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक फिर से बोल देता हूँ, अपचायक जो दूसरों का अपचयन करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकारक जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, खुद का अपचयन करता है। आगे सेल का ईएमएफ मानक इलेक्ट्रोड निम्न प्रकार से निकाला जाता है। सेल का ईएमएफ जिसको केवल बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, निम्न प्रकार से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, तो ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल का बेटा फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस आपको दिमाग में रखना है दोनों जो वैल्यू है ये किसकी है, एसआरपी की। दोनों वैल्यू किसकी है, एसआरपी की, मानक अपचयन विभव की, स्टैंडर्ड जो मानक अपचयन विभव है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। दैट इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये दिमाग में रख लेना। राइट साइड में कौन होता है, अरे कैथोड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है, एनोड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट भी याद रख सकते हो, या ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद रख लेना सी ए, क्या याद रख लेना, सी ए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस ये ध्यान रखना दोनों की दोनों वैल्यू किस में लेनी है बेटा, एसआरपी में लेनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। महत्वपूर्ण, वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी मानक, विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी मानक इलेक्ट्रो वो एक निश्चित क्रम में ही दिए होते हैं। जो तत्व जितना नीचे होता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने बात बोली है ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोली है। यहाँ पे मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ। अब जब आप आपकी एनसीईआरटी में देखोगे ना तो सबसे नीचे लिथियम है और सबसे ऊपर फ्लोरीन है, तो उन्होंने एनसीईआरटी वाली बात बोली है। तो ये एनसीईआरटी से अपने लाइन लिखी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी मानक इलेक्ट्रोड विभव एक निश्चित क्रम में दिए होते हैं। सबको पता है निश्चित क्रम में होते हैं, है ना। जो तत्व जितने नीचे होता है वहां पे सबसे नीचे कौन होता है पता है, लिथियम। वहां पे सबसे नीचे कौन होता है, लिथियम। तो जो तत्व जितना नीचे होता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है, और जो तत्व जितना ऊपर होता है उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। मैं तो कहता हूँ सबको हटाओ, मैं बात कर रहा हूँ लिथियम से फ्लोरीन की तरफ। किसकी बात कर रहा हूँ, लिथियम से फ्लोरीन। देखो सुनना बेटा, लिथियम से फ्लोरीन, सबसे ऊपर लिथियम, सबसे नीचे फ्लोरीन। तो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आते हैं तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है, अपचायक प्रवृत्ति घटती है। फ्लोरीन से जब अपन लिथियम की तरफ जाते हैं तो अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति कम होती है। खत्म बात, यही अपना कॉन्सेप्ट है, तो एक बार में दिमाग में समझ लो। अब अपन डिस्कस करें नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट समीकरण। देखो सुनना बेटा ध्यान से, नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट इक्वेशन, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में भी बता सकता था पर ये वन शॉट है बेटा, है ना। इसमें अगर आपको जैसे एग्जाम के पहले आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये वन शॉट देखना चाहिए। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 जो वीडियो है मेरे उनके लिंक दे दूंगा, ध्यान रखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगा। उन 3 लेक्चर में मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, क्वेश्चन और आंसर इंपॉर्टेंट। तो आप अगर इसके बाद वो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो देखते हो तो समझ लो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात यकीन मानना, मेरा एक बार देख के देख लेना। एक वीडियो देख लो, वन शॉट पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो मैंने पहले बना रखे हैं। तो तीनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो नंस इक्वेशन पे आते हैं, नंस समीकरण। मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में मतलब कि 1 मोलर सांद्रता 298 केल्विन तापमान और 1 बार दाब के अतिरिक्त भी सेल विभव सांद्रता पर निर्भर करता है। सेल विभव किस में निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी संबंध को अपन क्या बोलते थे, नंस समीकरण बोल देते हैं। अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन करवा देता हूँ बेटा, इसकी डेरिवेशन करवा ही देता हूँ, देखना ध्यान से, देखना सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। इसकी अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ, इसकी अगर मैं बेटा डेरिवेशन की बात करूं तो देखो जल्दी से इसको डिराइव करता हूं आप लोगों के लिए। 1 मिनट का काम है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फोकस इधर ही रखना।
देखो अपन बात करते हैं ऊष्मा गति की, है ना। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उससे एक इक्वेशन आती है, जो कि इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log QC। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या करा, सुनना बेटा ध्यान से। डेल्टा जी की वैल्यू मैं जानता हूँ, डेल्टा जी का मान क्या होता है बेटा, माइनस NFE। डेल्टा जी का मान क्या होता है, माइनस NFE। डेल्टा जी का मान बेटा माइनस NFE, जल्दी जल्दी देखना, डेल्टा जी का मान माइनस NFE। डेल्टा जी नॉट का मान होता है माइनस NFE नॉट, माइनस NFE नॉट। जल्दी से रख देते हैं, डेल्टा जी की जगह मैंने रखा माइनस NFE, डेल्टा जी नॉट की जगह रखा मैंने माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log QC। ठीक है, अब मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, माइनस NF से। जल्दी जल्दी देखना मेरे गुड्डू गुड़िया, माइनस NF से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। माइनस से माइनस, NF से NF कैंसिल, माइनस से माइनस, NF से NF कैंसिल, और इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इक्वेशन आई E इज इक्वल टू E नॉट प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो ये अपने पास पहला फॉर्मूला आ गया नॉन इक्वेशन का, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपन NF log QC। अब आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन है ना, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पे क्या होता है, ये जो 2.303 है कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेराडे। एक फेराडे में कितने गुलाम होता है, 96,500। दिमाग में रखना, एक फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं, अप्रोक्स बता रहा हूँ, 96487 होते हैं, पर उसको अपन अप्रोक्स मान लेते हैं 96500। तो एक फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं, तो 2.303 RT अपॉन F, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.0591, 0.0591। तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया बेटा, इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log। अब ये जो QC होता है ना, ये QC थर्मोडायनेमिक्स में इसको कहते हैं उत्पाद की सांद्रता बेटा अभिकारक की सांद्रता। तो मैंने यहाँ पे लिख दी उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डन है बात। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में। तो सुनना सारे बच्चे वापस सुनेंगे, नन समीकरण, ठीक है। अपन ने एक रेडॉक्स अभिक्रिया ले ली AA, ठीक है, AABBCCDD, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी। ये दिख रहा है क्या बेटा आपको? एक बार मेरे को देखने दो कि आपको नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है, सबको दिख जाएगा वैसे कि। चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो फॉर्मूला दिमाग में रखना ये वाला, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। तो इसको थोड़ा अपन बड़ा कर लेते हैं, है ना, अपने को पढ़ना आसान होना चाहिए। तो देखो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है AABBCCD, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरणमिति गुणांक। ए और बी क्या है, अभिकारक। कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है, उत्पाद। कैपिटल है कैपिटल बी अभिकारक, कैपिटल सी कैपिटल डी उत्पाद। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी, ये है अपने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी, ये अपने रस समीकरणमिति गुणांक, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अपन अभिक्रिया पे देखो, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, है ना। वही ln को क्या कर सकते हैं, 2.303, ln हटाना है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैपिटल C की, देखो ये जो होते हैं ना A B C और D, इसको आपको बता ही देता हूँ। चलो देखो सुनो, ये जो अपने जैसे अगर अपने को सांद्रता लिखनी है तो क्या करेंगे अपन, लॉग को लग करके भी लिख सकते हैं। लॉग QC था ना वहाँ पे, अपने लॉग QC लिखो चाहे ln QC लिखो, बात एक ही है ना। बस अपने को ln की जगह अगर अपने को लॉग के बेस में 10 चाहिए ना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन लॉग QC भी लिख सकते थे, चलो ln QC लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ln, ये QC की जगह अपन क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट की सांद्रता बटा रिएक्टेंट की सांद्रता। अब मेरे को बताओ प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है C और D, तो मैंने कहा C की सांद्रता और D की सांद्रता। फिर मैंने कहा मेरा अभिकारक कौन है, A और B, A की सांद्रता B की सांद्रता। अब ये जो इनके आगे के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कहाँ चले जाते हैं बेटा, पावर में चले जाते हैं। C और D, कैपिटल C कैपिटल D की पावर स्मॉल से स्मॉल d, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और कैपिटल है कैपिटल E की पावर स्मॉल a और स्मॉल b। ये बच्चों आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या बेटा आपको ये? हाँ दिख जाएगा आपको, वैसे ये ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल C की पावर स्मॉल c, कैपिटल D की पावर स्मॉल d, कैपिटल E की पावर स्मॉल a और कैपिटल B की पावर
स्मॉल बी। तो ये अपने क्या है, एक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। अभी देखो इन्होंने भी बोल दिया 298 केल्विन पे आर टी और एफ के मान रखकर तथा एल एन को लॉग में बदल के अपन ये अभिक्रिया लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बेटा ये इक्वेशन अभी अपन ने देखी थी? देखो इधर एक बार, क्या ये इक्वेशन थी कि हाँ सर ये इक्वेशन थी। देखो ये ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि अपने आ गई। एन क्या है यहाँ पे? तो बेटा एन है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन है यहाँ पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ है अपना फैराडे स्थिरांक जो कि होता है 96,500 कूलम पर मोल, 96,500 कूलम पर मोल। आर अपना गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, और टी अपना ताप जिसको कि अपन बोलते हैं। ताप जो है वो अपने को लेना है केल्विन में। ताप किस में लेना है? केल्विन में। आगे नन समीकरण एकल इलेक्ट्रोड के लिए भी लिखी जा सकती है, जैसे जिंक प्लस 2 जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। इसके लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो जिंक प्लस 2 किस में जा रहा है? जिंक में। जिंक प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है बेटा? जिंक में जा रहा है। इसके लिए लिखना हो तो सबसे पहले फॉर्मूला ई सेल बराबर, देखो ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनकी देखो स्टेट लिखो, ये एक्वस है, ये अपना क्या सॉलिड। सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1, इसलिए अपन उसकी सांद्रता को लिखेंगे नहीं। ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे? 2। तो मैंने एन की जगह कितना रख दिया? 2, है ना। इन्होंने एन की जगह देखो 0.059 अपॉन 2, तो एन की जगह इन्होंने भी 2 रख दिया, कोई गलत बात नहीं है। लॉग प्रोडक्ट की जगह में, क्योंकि अपना सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन एक्टिव मास 1 होता है। आगे रिएक्टेंट में क्या रखूंगा मैं? जिंक प्लस 2, तो 1 अपॉन जिंक प्लस 2। तो ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन जिंक प्लस 2 की सांद्रता। ठीक है, कर सकते हैं काम अपन। आगे देखते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आगे देखो। नन समीकरण से क्या प्राप्त करना? साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशन, नन समीकरण से साम्य स्थिरांक ज्ञात करना। क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ रखा है, नन समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो जब सेल साम्यावस्था पर पहुंच जाती है, जब सेल कहाँ पहुंच जाती है? साम्यावस्था पर पहुंच जाती है, तब ई सेल का मान कितना हो जाता है? 0। ई सेल का मान 0 रख देना है। इसी प्रतिबंध का उपयोग करके नन समीकरण से साम्य स्थिरांक कैसे निकाला जाता है? तो कुल मिला के दिमाग में रखो आप तो कि जब अपन साम्यावस्था पे पहुंचते हैं तो ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। और क्यूसी की जगह क्या रख दो? आप केसी रख दो। क्यूसी की जगह क्या रख दो? केसी, क्योंकि साम्यावस्था स्थिरांक अपना क्या होता है? केसी होता है। तो क्यूसी की जगह केसी, ई सेल की जगह 0। तो देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जगह मैंने क्या रख दिया? केसी। ई सेल की वैल्यू क्या रख दी? 0। अब ई नॉट सेल निकालना था, ये पूरी टर्म उधर जाके क्या बन जाएगी? माइनस की जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। वहां से पर लॉग केसी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी? एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ये एन अपॉन में चल जाएगा ऊपर। देखो बेटा एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। देखो अपने पास था ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन क्यूसी। क्यूसी रहने देता हूँ। ई सेल की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0। और क्यूसी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? केसी। तो देखो ये पूरा टर्म उधर जाके क्या बन गया? प्लस का 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे लॉग आएगा, है ना, लॉग 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 क्यूसी। तो मैंने इधर इस पूरे टर्म को लेके आया तो क्या बन गया? ये लॉग केसी इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब मेरे को लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या रख दूंगा? ई नॉट सेल को गुणा कर दूंगा किससे? स्मॉल एन से। इधर भी देखो स्मॉल एन गुणा ई नॉट सेल। ठीक है, इन्होंने पहले बाद में लिखा, कोई अलग बात नहीं है। और ये 0.0591 कहाँ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा 0.0591। तो फॉर्मूला आ गया एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कर सकते हैं। आगे ये संबंध कैसा है बेटा? अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सहायता से, ये संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता से हम केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव से ही, मानक इलेक्ट्रोड विभव से ही अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक निकाल सकते हैं बिना प्रयोग किए। बिना प्रयोग किए अपन अगर अपने को ई नॉट सेल की वैल्यू पता है, ठीक है, एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, उसमें बस 0.059 को डिवाइड करना है तो अपने पास लॉग केसी आ जाएगा, जहाँ से अपन केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सुनो,
यदि ई नॉट सेल धनात्मक है, यदि ई नॉट सेल कैसा है बेटा, धनात्मक है, तो कन्फर्म है केसी जो होगा वो बड़ा होगा, केसी एक से बड़ा होगा, अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसर होगी। यदि ई नॉट सेल धनात्मक है, ई नॉट सेल कैसा है बेटा, धनात्मक है, तो केसी जो होगा वो बड़ा होगा, और केसी बड़ा होगा तो अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसर होगी, मतलब अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः परिवर्तित। तो अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए 3 बातें ध्यान रखना, ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए, धनात्मक, और अपना जो डेल्टा जी है या डेल्टा जी नॉट है वो कैसा होना चाहिए बेटा, ऋणात्मक, डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक, और केसी का जो मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 3 बातें लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो जल्दी से 3 बातें देखो। स्वतः परिवर्तित स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, है ना। अगर डेल्टा जी नॉट है तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो गया वो, ठीक है। अब बताओ ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस और प्लस मिलके इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो अपने लिए स्वतः परिवर्तित के लिए क्या होना चाहिए, ई नॉट जो होना है, ई नॉट सेल वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक, डेल्टा जी नॉट कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, और केसी क्या होना चाहिए बेटा, 1 से बड़ा। अब इसके उल्टे काम कर दो, अगर अस्वतः होगी तो ई नॉट सेल ऋणात्मक, डेल्टा जी नॉट धनात्मक, केसी का मान 1 से छोटा, सिंपल बात। आगे देखो, तो यदि ई नॉट सेल धनात्मक है तो केसी बड़ा होगा, अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसर होगी, अतः स्वतः परिवर्तित होगी। यदि ई नॉट सेल ऋणात्मक है तो केसी क्या होगा बेटा, छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, और अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसर होगी, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया अस्वतः होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ पे अभिक्रिया कैसी होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अभिक्रिया कैसे होने वाली है यहाँ पे, नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे अपन चलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल तथा अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा। देखो ये फॉर्मूला आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं अलग अलग एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सुनना ध्यान से, क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल वैद्युतीय कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्क करती है, ठीक है। सेल द्वारा दिया गया अधिकतम विद्युतीय कार्य, सेल द्वारा दिया गया अधिकतम विद्युतीय कार्य किसमें, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा जी को अपन बोलेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और डेल्टा जी नोट को बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी को बोलेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और डेल्टा जी नोट को बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होगा बेटा माइनस एन एफ ई सेल, और मानक परिस्थितियों में देखो डेल्टा जी के बराबर होता है ऋणात्मक चिन्ह के साथ, किसके साथ बेटा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और मानक परिस्थितियों में डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। कुछ नहीं करना, मानक का मतलब इधर भी नॉट लगा दो, इधर भी नॉट लगा दो, तो क्या बन गया, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। याद है अभी मैंने जब नन समीकरण काम में ली थी, नन समीकरण की डेरिवेशन की थी, तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने काम में लिए थे, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। इस समीकरण से डेल्टा जी नॉट तथा ई नॉट सेल के मध्य सीधा संबंध प्राप्त होता है। अब जो मैंने बात बोली वो सुनना, ई सेल धनात्मक है, देखो ई सेल अगर धनात्मक है, ये अगर धनात्मक है तो ये धनात्मक इस ऋणात्मक से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यदि ई नॉट सेल धनात्मक है तो डेल्टा जी कैसा आएगा, ऋणात्मक। अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। मैंने बोला आपको अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए ई नॉट सेल का मान या ई नॉट सेल का मान धनात्मक और डेल्टा जी नॉट का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। आगे यदि ई सेल ऋणात्मक है, सुनना ध्यान से, यदि ई सेल कैसा है, अब यहाँ पे अगर ये ऋणात्मक है और ये पहले से ऋणात्मक है फॉर्मूले में, तो ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएंगे बेटा, धनात्मक। तो यदि ई नॉट सेल ऋणात्मक है तो डेल्टा जी कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि ई नॉट सेल ऋणात्मक है तो डेल्टा जी क्या होगा, धनात्मक होगा। अभिक्रिया अस्वतः परिवर्तित होगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अस्वतः परिवर्तित मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप नहीं होगी। आगे यदि ई नॉट सेल कैसा हो बेटा, जीरो। यदि ई नॉट सेल कैसा हो, जीरो। सिंपल बात है, अगर यहाँ पे आपने जीरो रख दिया तो ये कैसा आएगा, डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, या डेल्टा जी नॉट कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यदि ई सेल बराबर जीरो है तो डेल्टा जी भी क्या होगा, जीरो होगा। निकाय सिस्टम किस में है, साम्यावस्था में, और अपन बोलते हैं ना साम्यावस्था में ई सेल का मान कितना होता है, जीरो। साम्यावस्था में ई सेल का मान कितना होता है, जीरो। ये तीनों संबंध डेल्टा जी के तथा ई नॉट सेल के मध्य परीक्षा में बहुत ही सामान्यतः पूछे जाते हैं। इन्हें मिलाकर ही समीकरण लिखे जाते हैं। तो एक समीकरण आ गई, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल या माइनस आर टी एल एन के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। इसको अपन डेराइव करेंगे, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल और माइनस आर टी एल एन के। चलो देखो आपको एक बात बता ही देता हूँ यार, सुनो ध्यान से।
बाद में क्या बताना, अभी के अभी बता देता हूँ आप लोगों को। अपन ने स्टार्टिंग में आते एक इक्वेशन लिखी थी आज, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि साम्य अवस्था पे डेल्टा जी का मान क्या होता है। तो ये देखो डेल्टा जी का मान साम्य अवस्था पे क्या होता है, जीरो, क्योंकि ई सेल का मान कितना होता है, जीरो। तो ये वाली पूरी टर्म साम्य अवस्था पे क्या हो जाएगी बेटा, ये पूरी टर्म जीरो हो गई। और क्यू सी किस में परिवर्तित हो जाता है, के सी में। अरे क्यू सी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, के सी। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को 2.303 और इस लॉग को हटाना है तो क्या मैं, देखो आपको पता भी होना चाहिए 2.303, जैसे मान लो लॉग 2.303 लॉग क्या लें बताओ, 2.303 लॉग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, 2.303 लॉग एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ln x, या क्या लिख सकते हैं इसको अपन log x बेस e, ये लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, e हटाना है तो 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इस log x बेस e की जगह और क्या लिख सकता हूं मैं, ln x। तो ये 2.303 और log की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ln लिख सकता हूं। तो लिख देते हैं, देखो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे मैंने डेल्टा जी नॉट लिखा, प्लस मैंने लिखा 2.303 आर टी ln क्यू सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, के सी। ये 2.303 हटा रहा हूँ है ना, 2.303 हटा रहा हूँ, वापस से देखना, इस 2.303 और लॉग की जगह मैंने क्या लिख दिया, ln लिख दिया। आर टी की जगह ही है ln, और क्यू सी की जगह क्या आ गया, के सी। अब ये देखो सुनना, ये पूरा टर्म उधर जाके क्या बन जाएगा, अरे ये पूरा टर्म उधर जाके माइनस बन जाएगा। तो देखो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या आ गया, माइनस आर टी ln के आ गया, माइनस आर टी ln के। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है, डेल्टा जी के दो फॉर्मूले, माइनस एन एफ ई नॉट सेल और माइनस आर टी ln के। ये मैंने आपको यहाँ पे डिराइव भी करा दिया, छोटी सी बात मैं आपको समझा दी। ठीक है, यहाँ से अगर ये निकालना है तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट का मान होता है ना माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, वो तो अपने को पता ही है। तो डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एक फॉर्मूला माइनस आर टी ln के। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो ln हटा रहा हूँ मैं, क्या हटा रहा हूँ, ln। तो मैंने लिखा माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में है, ln हटाया तो मैंने क्या लिख दिया, 2.303 आर टी लॉग के, है ना, सिंपल बात। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया। अरे कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कमेंट में बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो नहीं होगी, हो तब भी बताओ, नहीं हो तब भी बताओ, कमेंट करके बताओ, है ना। चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता। फोर्थ टॉपिक अपन देख रहे हैं वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता। सुनना बेटा ध्यान से, अब हम देख रहे हैं वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलिटिक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलिटिक विलयन भी धातुओं की तरह धातुओं की तरह करंट, मतलब अपने जो धारा है वो क्या करता है, चालित करता है, धातुओं की तरह धारा चालित करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, धातु के अंदर से करंट पास होती है, तो अपना आंसर है हाँ होती है, क्योंकि धातु जो होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से क्या होती है, करंट पास होती है। अब मैंने कहा आपको एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने पहले एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी लिया, पानी में मैंने NaCl डाला, NaCl का जलीय विलयन बन गया। अब बताओ उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या, तो आपका आंसर है हाँ सर प्रवाहित होगी। मैं कहूँगा वहाँ पे क्यों आ रही थी, तो आप कहोगे वहाँ पे आवेशवाहक थे, धातु के अंदर आवेशवाहक थे मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, और इधर आवेशवाहक है मुक्त आयन। इधर आवेशवाहक कौन है, मुक्त आयन। यहाँ पे मुक्त आयनों की वजह से धारा प्रभावित होगी। ठीक है, वैद्युत अपघट्य विलयनों में मुक्त आयनों की वजह से धारा प्रभावित होगी, और वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा प्रभावित होती है इन केस ऑफ धातु। सुनते जाना फिर, वैद्युत अपघट्य है ना, अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक विलयन भी धातुओं की तरह धारा मतलब करंट चालित करते हैं, परंतु इनमें आवेश चार्ज आयनों की गति से प्रवाहित होता है। परंतु इनमें आवेश, जिसको क्या बोलते हैं, चार्ज आयनों मतलब आयंस की गति से प्रवाहित होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों से, जैसा धातुओं में होता है। तो धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और यहाँ पे आयनों की गति से होता है। अब यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 बेटा अपन पढ़ने वाले हैं चालकत्व, जिसको और बोलते हैं कंडक्टेंस। चालकत्व, कंडक्टेंस उसका साइन होता है जी। देखो वर्ड सुनना सारे, चालकत्व जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस जी, एक वन पढ़ेंगे प्रतिरोध, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस आर, का व्युत्क्रम होता है। परिभाषा देख लो, चालकत्व
प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो क्या मैं यहाँ से फॉर्मूला लिख सकता हूँ, G बराबर 1/R, G बराबर 1/R। सुना वापिस से, चालकत्व मतलब कंडक्टेंस मतलब G, ठीक है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस R का व्युत्क्रम होता है, तो G बराबर 1/R, G बराबर 1/R। R की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो G की यूनिट क्या होगी, 1/ओम। 1/ओम का मतलब क्या हो गया, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को अपन बोल देते हैं MHO या बोल देते हैं साइमन। क्या बोल देते हैं बेटा, साइमन। MHO या साइमन बोलते हैं, MHO या साइमन्स बोलते हैं। आगे चलते हैं, प्रतिरोधकता जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसका कि साइन होता है रो। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रो, है ना, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रो उस प्रतिरोध को दर्शाती है जो इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक की होती है। तो इसकी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है, क्या होती है प्रतिरोधकता, उस प्रतिरोध को दर्शाती है। प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध को दर्शाती है जो इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक की होती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, ठीक है, 12th में फिर पढ़ोगे आप लोग। R बराबर होता है रो L अपॉन A। तो क्या मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि हाँ सर, रो अगर निकालना हो तो R इंटू A अपॉन L। और मेरे को अगर रो की वैल्यू निकालनी है तो देखो मैंने क्या करा, प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध को दर्शाती है, प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध को दर्शाती है, ठीक है, जो इकाई लंबाई मतलब लंबाई की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 सेंटीमीटर रख देता हूँ, ठीक है, तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने A की जगह रख दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया वो। तो रो किसके बराबर आ गया बेटा, R के। तो प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी मतलब रो उस प्रतिरोध को दर्शाती है, उस प्रतिरोध के बराबर होती है जो इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक की होती है। इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूले काम आएंगे, देखो R बराबर रो L अपॉन A। अपनी रो क्या हुई बेटा, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। R अपना क्या हुआ, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोधकता को अपन और क्या बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता को क्या बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ऐसे अपन चालकता पढ़ेंगे, कप्पा उसको अपन बोल देते हैं विशिष्ट चालकत्व। तो R बराबर रो मल्टीप्लाई बाई L अपॉन A। L अपनी लेंथ है, A अपना एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो अपना प्रतिरोधकता, R अपना प्रतिरोध। तो चालकता, अब अगला टर्म चालकता जिसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी, इस साइन को अपन बोलते हैं कप्पा। देखो इस K को थोड़ा बेंड कर दो, इसको अपन कप्पा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कप्पा। K को थोड़ा सा क्या कर दो, बेंड कर दो, कप्पा, है ना, इसको अपन बुलाते हैं कप्पा। सारे फॉर्मूले देखो एक बार आपको बता ही देता हूँ। G बराबर होता है बेटा 1/R, G बराबर होता है बेटा 1/R, ठीक है। R बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है। कप्पा जो होता है वो होता है 1/रो। कप्पा क्या होता है बेटा, 1/रो। R होता है रो L अपॉन A। तो क्या मैं यहाँ से रो निकाल सकता हूँ, हाँ, R इंटू A अपॉन L, R इंटू A अपॉन L। तो कप्पा क्या होता है, 1/रो होता है। यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो सुनना, कप्पा बराबर 1/रो होता है ना। रो की जगह क्या लिखूँ, देखो 1/रो की जगह इधर देखो, इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। रो को इधर भेजा तो क्या बन गया, 1/रो। R को इधर भेजा तो क्या बन गया, 1/R। और L अपॉन A तो चल ही रहा है। तो मैं 1/रो की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/R गुणा L अपॉन A। 1/R को क्या लिख सकता हूँ बेटा, G लिख सकता हूँ। अरे 1/R को यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ, G लिख सकता हूँ। तो मैंने G की जगह लिखा 1/R या 1/R की जगह लिखा G। और L अपॉन A को अपन बोलते हैं G स्टार। L अपॉन A को क्या बोलते हैं, G स्टार। अभी आ जाएगा आगे, अगर आया नहीं है तो। G स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। G स्टार का मतलब क्या होता है बेटा, G स्टार का मीनिंग होता है सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है L अपॉन A। क्या होती है बेटा, L अपॉन A। और क्या बोल सकते हैं अपन इसको, G स्टार को अपन बोल सकते हैं कप्पा इंटू R। और क्या बोल देते हैं इसको अपन, कप्पा इंटू R। कैसे, देखो सुनना, L/A का मतलब क्या है, G स्टार। और 1 ये R अगर कप्पा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कप्पा इंटू R हो गया ना। तो G स्टार का फॉर्मूला L/A या कप्पा इंटू R। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा PDF चाहिए अगर आपको तो आप मेरे को, मेरे नंबर है 8302898893, इस पर मैसेज करो कि सर ये PDF हमको सेंड कर दो, और इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रखे आपने वो वीडियो भी सेंड कर दो। तो मैं सारे वीडियोस नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं, उनको जाके आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको, व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, 1 शॉट के नोट्स मिल जाएंगे, रैपिड रिवीजन के नोट्स मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, सब आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाऊंगा मैं। तो ये सारी बातें आप नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं, सुनना बेटा।
देखो अगर टाइम रहा तो अपन इसको पूरा करेंगे, वरना अपन इसको 2 लेक्चर्स के अंदर फिनिश कर लेंगे ना, 1 लेक्चर आज और 1 लेक्चर, 2 लेक्चर में खत्म है चैप्टर, 2 लेक्चर के अंदर खत्म करवा रहा हूँ चैप्टर। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। चालकता कंडक्टिविटी जिसको अपन कप्पा बोलते हैं, ये क्या होती है बेटा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, कप्पा बराबर 1/ρ, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम अपनी चालकता, ये विलियन की चालन क्षमता को दर्शाती है। विलियन की किसकी दर्शाती है, ये विलियन की चालन क्षमता को दर्शाती है। तो कप्पा बराबर 1/ρ और ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे G इंटू एल अपॉन ए, और L/A को अपन क्या बोल देते हैं, G स्टार। अब अपन कप्पा की यूनिट देख रहे हैं, कप्पा का मात्रक क्या होता है बेटा, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको ऐसे समझ लो ना, G का मात्रक क्या होता है, साइमन, G का मात्रक साइमन, तो साइमन आ गया। लंबाई का मात्रक मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, मीटर ऊपर जाके क्या बन गया, मीटर इनवर्स। और अगर मान लो इसको आपने सेंटीमीटर में लिया तो एरिया को किस में लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, ऊपर जाके क्या बन गया, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक हो गया साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आगे आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, आयनिक विलयन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। कैसे मेजर करेंगे, तो देखो वैद्युत अपघट्य विलयनों का प्रतिरोध, वैद्युत अपघट्य विलयनों का प्रतिरोध अथवा चालकता, प्रतिरोध अथवा चालकता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं, सिद्धांत का उपयोग होता है, परंतु डीसी धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर डीसी धारा का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें वैद्युत अपघटन अथवा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। अगर अपन डायरेक्ट करंट यहाँ पे सप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वैद्युत अपघटन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, जो वैद्युत अपघट्य है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए अपन किसका उपयोग नहीं करते, डीसी का उपयोग नहीं करते, इसकी जगह एसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का उपयोग होता है। तो इसकी जगह अपन किसका उपयोग करते हैं, एसी का उपयोग करते हैं। तो कोई बोले आयनिक विलयनों की चालकता मापने में किसका उपयोग करते हैं, डीसी का या एसी का, एसी का। डीसी का क्यों नहीं करते हैं, अगर डीसी काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वैद्युत अपघटन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। आगे चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल, चालकता सेल की बात करते हैं। चालकता सेल में 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। चालकता सेल में 2 प्लेटिनम के अपने पास इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। अब आगे देख रहे हैं अपन सेल स्थिरांक, जो कि अपन ऊपर पढ़ लिया, सेल स्थिरांक जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट या जी स्टार, सेल कांस्टेंट या जी स्टार, जिसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन ए। एल अपॉन ए का मतलब लंबाई बटा क्षेत्रफल, एल मतलब लंबाई यहाँ पे लेंथ, ए अपना एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। यूनिट बोलो जी स्टार की, जी स्टार की यूनिट क्या आएगी, एल बाई, ये फॉर्मूला है, लंबाई मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो क्या आ गई, मीटर इनवर्स। अगर लंबाई सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या आ गई, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, सेंटीमीटर ऊपर जाके होना सेंटीमीटर इनवर्स। जो सेल की ज्यामिति पर निर्भर करता है, सेल की जो अपने जो इलेक्ट्रोड है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, दूसरा उसका एरिया कितना है, तो किस पर निर्भर करेगा, सेल की ज्यामिति पर निर्भर करेगा। तो आगे रिलेशन आ गया, कप्पा बराबर जी स्टार इंटू 1/r, या अपन इसको लिख सकते हैं जी इंटू जी स्टार। ये मैंने आपको प्रूव करवाया था, वापस से प्रूव करा देता हूँ, जल्दी से देखो, अगर किसी ने पीछे नहीं देखा तो। देखो क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो 10th क्लास से। रो को इधर भेज दो तो क्या बन गया 1/o, R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बन गया 1/r, और एल अपॉन ए एज इट इज। 1/रो को क्या बोलते हैं बेटा, कप्पा बोलते हैं, 1/r को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, और एल अपॉन ए को एल अपॉन ए ही रहने दो। अब आगे क्या मैं एल अपॉन ए की जगह लिख सकता हूँ कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार, क्योंकि एल अपॉन ए का फॉर्मूला होता है जी स्टार। तो ये एक दूसरा संबंध, ये तीसरा संबंध, ये चौथा संबंध। क्या ये इन चारों को अगर ये पता है तो ये चौथा भी आ जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ से क्या मैं फिर से एक रिलेशन लिख सकता हूँ, कप्पा पर जी की जगह मैंने लिखा 1/r इंटू जी स्टार। तो यहाँ से मैं जी स्टार का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ बेटा, कप्पा इंटू आर, कप्पा इंटू आर। वेरी गुड, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट जी स्टार एल अपॉन ए, जो सेल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। कप्पा बराबर जी स्टार इंटू 1/r। देखो कप्पा बराबर जी स्टार, कप्पा बराबर जी स्टार इंटू 1/r, ये रहा रिलेशन, कप्पा बराबर जी स्टार इंटू 1/r, या जी इंटू जी स्टार, ये जी इंटू जी स्टार, ठीक है। सेल स्थिरांक का मानक केसीएल विलयन, सेल स्थिरांक को मानक केसीएल विलयन, जिसकी चालकता क्या होती है अपने को ज्ञात होती है, तो सेल स्थिरांक को मानक केसीएल विलयन जिसकी चालकता में ज्ञात होती है से
मापा जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नया टर्म जिसका नाम है मोलर चालकता लैम्डा एम। क्या नाम है बेटा? मोलर चालकता लैम्डा एम। तो मोलर चालकता लैम्डा एम जिसको अपन बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, क्या है ये उस चालकता को दर्शाती है, यह उस चालकता को दर्शाती है जो 1 मोल विद्युत अपघट्य से क्या होता है, प्राप्त होता है। ये उस चालकता को दर्शाती है जो 1 मोल विद्युत अपघट्य से प्राप्त होता है, जो 1 मोल विद्युत अपघट्य से प्राप्त होता है जब उसे विलयन के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में रखा जाए, जब उसे विलयन के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में रखा जाए जिनके बीच इकाई दूरी हो, जिनके बीच क्या हो बेटा, इकाई दूरी हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इकाई होनी चाहिए। ठीक है, देखो फॉर्मूला लैम्डा एम का कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेनी है वो अपने को मोलरिटी लेनी है। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पे सी क्या है, सांद्रता जो कि मोल पर लीटर में, और मोल पर लीटर में कौन सी सांद्रता होती है बेटा, मोलरता। मोल पर लीटर में कौन सी सांद्रता होती है, मोलरता। आगे देखना, सांद्रता के साथ चालकता व मोलर चालकता में परिवर्तन तथा कोलराउश का नियम। अब बेटा देखो ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समय लेने वाला है, तो अपन क्या करते हैं आज के लिए मोलर चालकता पे फिनिश करते हैं। 2 फॉर्मूले और दिमाग में रख लेना, बता देता हूँ आपको कौन कौन से। एक अपना लैम्डा है, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम, और एक फॉर्मूला होता है अपना लैम्डा इक्यू का कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन। अब अगली क्लास में मेरे को आप लोगों से एक संबंध पता करना है, आपको पता लगा के आना है लैम्डा एम तथा लैम्डा इक्यू में संबंध, लैम्डा एम तथा लैम्डा इक्यू में संबंध, ये आपको पता लगा के आना है। लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। ठीक है बेटा, ये आपको काम करके आना है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इसकी जो बाकी सारी बातें हैं ठीक है इसके बाद की अपन नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे, वापस से सुन लो, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो मैं सारे वर्ड डिस्कस करूंगा, आर, जी, कप्पा, रो, जी स्टार, लैम्डा एम, लैम्डा इक्यू, ये सारी बातें डिस्कस करके अपन चलेंगे किस पे, कोलराउश के नियम पे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब की यूनिट्स आपको एक बार की बतानी है, आर की यूनिट, जी की यूनिट, कप्पा की यूनिट, रो की यूनिट, जी स्टार की यूनिट, लैम्डा एम की यूनिट और लैम्डा इक्यू की यूनिट, ये सारी आपको अगली क्लास में बतानी है। कमेंट में आप बता सकते हो, अगली क्लास में आपको बतानी है, मैं भी आप लोगों से सारी बातें डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को अपन कर देंगे फिनिश। अभी मैं जो वन शॉट लेके आ रहा हूँ इसका सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि आपका जो चैप्टर है आपको एक बार का कोर्स कंप्लीट करवा देना, चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करवाना। फिर इस जो चैप्टर के क्वेश्चंस है वो उसके सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके जल्दी से चैप्टर को एंड करो। ठीक है, अब मुश्किल से शायद है ना 40 to 45 मिनट्स में लेक्चर एंड हो जाएगा, तो ये मतलब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, 40 to 45 मिनट में चैप्टर एंड हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। जब भी आओ पढ़ के आना, सारे पीछे का रिवाइज करके आना, तो आपको आगे की बात अच्छे समझ में आएगी। ओके बच्चों, बाय।